हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती हैं। देखो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट। पॉइंट इसे डॉट भी बोल देते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें मतलब ना तो हाइट होगी ना लेंथ होगी। हम इसकी हाइट लेंथ को मेजर नहीं कर पाएंगे, बस ये ऐसे डिनोट होगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारा, देखो ये लाइन हमें 3 टाइप्स की लाइन दिख रही है। यहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन है। ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि जो जो इसकी लेंथ होगी वो एक फाइनाइट होती है कि हमने इतनी लेंथ ले ली कि ये 5 सेंटीमीटर ले ली हमने या 2 सेंटीमीटर ले ली, और इसकी लेंथ मतलब फाइनाइट होती है। इसकी लेंथ क्या होगी, फाइनाइट लेंथ होगी। ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे इसके, हम पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। इसके दोनों पॉइंट्स पहले से ही क्या होंगे, पॉइंट्स जो होंगे इसके फिक्स्ड होंगे। ये इसकी क्वालिटी है कि ये लाइन सेगमेंट होती है, इसकी फाइनाइट लेंथ होती है और इसके जो पॉइंट्स होंगे वो फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये होती है हमारी रे, जिसमें एक पॉइंट तो हमारा इनफाइनाइट है और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये हमें पता है कि ये मतलब कहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये पॉइंट हमारा फाइनाइट होता है और ये पॉइंट हमारा इनफाइनाइट होता है, इसे रे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये होती है लाइन। लाइन जो दोनों तरफ एरो के निशान होंगे ये होती है लाइन। ये जो होती है ये इनफाइनाइट होती है। हमें इसका ये नहीं पता ये कहाँ जाके ख़त्म होती है, ये कहीं तक भी जा सकती है, ये एंड सो ऑन। जो एरो का निशान होता है ये शो करता है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये हमारी 3 प्रकार की लाइन है। ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट, ये हमारी रे और ये हमारी है लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो लाइंस आपस में ऐसे ज्वाइन करती हैं और एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा कि 2 लाइंस होंगी और वो आपस में कहीं ज्वाइन कर रही होंगी। देखो ये 2 लाइन हैं हमारे पास, ये आपस में कहीं कट कर रही हैं। इस पॉइंट, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। जहाँ पे ये कट कर रही हैं ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, जब 2 लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलती और जो उनका गैप होता है, देखो जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है और इन लाइंस को बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस होती हैं और ये आपस में कभी भी ज्वाइन नहीं करती हैं, ये ज्वाइन नहीं करेंगी। इनका जो डिस्टेंस होता है बीच का वो ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो फिगर सर्कल की। सर्कल ये कैसी शेप है, सर्कल शेप है। और देखो ये जो इसका होता है ये सेंटर होता है, सेंटर है। और सेंटर से जो लाइन है ये होती है इसकी रेडियस। रेडियस, और अगर हम इस रेडियस को इस पॉइंट पे मिला देंगे तो ये इसका पूरा क्या हो जाता है, डायमीटर। डायमीटर हो जाता है ये। और जो रेडियस होती है वो हाफ होती है डायमीटर के, ठीक है, क्योंकि जो ये लेंथ और ये इधर लेंथ होगी ये इसको हाफ है। इस प्रकार से ये हमारा सर्कल है। अब हम करते हैं, अब इसी ये बेसिक होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और लाइन क्या होता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारा, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है और ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया हमने, क्या एक ही लाइन इस पॉइंट से पास हो सकती है, बस एक लाइन पास हो सकती है। देखो इससे तो हम ऐसे 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 बहुत सारी लाइन्स इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। हम बहुत सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से हम बहुत सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फॉल्स। अब हमें देना है रीजन, तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे कि ये लाइन तो फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का, हम लिखेंगे फॉल्स सिंस थ्रू ए सिंगल पॉइंट infinite
हमें पता है कि इसमें से इनफाइनाइट नंबर्स की लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास, हमें पता है एक पॉइंट से बहुत सारी जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर it can be seen that there are infinite number of lines passing through a single point, आप उस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। जैसे फिर आपने यहाँ पे फिगर के द्वारा भी आप इसको समझा सकते हो कि ये कोई पॉइंट है, हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम रख देते हैं पी, तो सिंगल पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे पी, और यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके दिखा देंगे। देखो ऐसे, इस प्रकार से हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस जो इसके पॉइंट में से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल लाइन, तो इसने पूछा था तो हमने बता दिया कि नहीं, इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमारा देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब होता है कि जो पॉइंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, ऐसे पॉइंट होते हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि जो ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट उस लाइन में आने चाहिए और वो जो लाइन्स होंगी इनफाइनाइट होंगी। अब देखो अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो दोनों पॉइंट्स को कवर करेगी तो वो एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। अगर हम ऐसे करेंगे तो एक पॉइंट है ये, तो ठीक है, तो एक ही लाइन तो क्रॉस करिए दोनों पॉइंट्स को। तो ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि इसमें से तो बस एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम टू पॉइंट्स में से। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। तो इसमें हम लिखेंगे पार्ट सेकंड का आंसर में हम क्या लाइन लिखेंगे, फॉल्स सिंस, आपको ऐसे ही नोटबुक में लिखना है, सिंस थ्रो, क्योंकि हमें पूछा गया है कि ट्रू फॉल्स के साथ उसका रीजन भी देना है कि क्यों है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन पास, एक ही लाइन उसे ड्रॉ हो सकती है। फिर हम फिगर के द्वारा भी इसे बता सकते हैं। हम लिखेंगे इन द फॉलोइंग फिगर इट कैन बी सीन दैट देर इज ओनली वन सिंगल line that pass through two distinct point। जो दो डिफरेंट पॉइंट होंगे उनमें से ओनली एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। पॉइंट्स, अब हम पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हैं, पी एंड क्यू ले लेते हैं। देखो ये हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं पी एंड क्यू। अब हमें इसमें से बस एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देंगे कि इसमें से बस यही लाइन ड्रॉ कर सकती है, ठीक है। और अगर आप देखते हो तो इसमें से ऐसे कोई हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो बस एक ही पॉइंट को मीट कर रही है। देखो या तो पी से ड्रॉ होगी या फिर क्यू से, ऐसी कोई लाइन नहीं होगी अनदर लाइन जो पी और क्यू दोनों पे मीट होगी। तो ये हमने इसमें फिगर बना देनी है जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है और विद एग्जांपल भी है।
फॉल्स सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर। देखो ये जो फिगर है इसमें हमने दिखा भी दिया कि जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए पी एंड क्यू, उनसे बस एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है हमारा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। अब ये बोल रहा है कोई लाइन, देखो कौन सी बोली इसने, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था जो लाइन होती है ये इस टाइप, इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि जब एरो का निशान होता है तो वो क्या होती है, लाइन होती है। और लाइन जो होती है वो दोनों साइड ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा पार्ट थर्ड, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। तो हम लिखेंगे ट्रू है, क्योंकि वो बोथ साइड बढ़ सकती है लाइन, तो लिखेंगे ट्रू। ए टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का मतलब ही होता है जो ख़त्म ना हो। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both side। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लाइन लिखनी है और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, कोई भी लाइन मान लेंगे, लेट ए बी ए टर्मिनेटेड लाइन। हमने मान ली कि जो ए बी है वो टर्मिनेटेड लाइन है। इट कैन बी सीन दैट it can be produced indefinitely both side on both the sides। ठीक है, अब हम इसे करके दिखाएंगे। हमने एक लाइन ले लेनी है, क्या नाम लिख होगा उसका, ए बी। देखो यहाँ से यहाँ तक ये उस पर पॉइंट है, ये इसके एंड पॉइंट नहीं है, ये इस पे पॉइंट है, लाइन ये है हमारी। और ये ए बी हमने उस पर कोई भी पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख लिया हमने, फिर ए बी। ये इस साइड भी ऐसे ही बढ़ रही है और ये इस साइड भी ऐसे ही बढ़ रही है, क्योंकि देखो अगर हम एरो का निशान लगा देते हैं तो हम उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई हमें बोल दे कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी 5 सेंटीमीटर, तब हम लिखेंगे कि जो लाइन सेगमेंट होती है हम उसे ना तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ना ही उसे घटा सकते, क्योंकि उसको पहले से ही मेजर किया गया है कि 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो उसकी लेंथ जितनी उसने दी है हमने उतनी ही लेनी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब इसने बोला है कि जब दो सर्कल जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे दो सर्कल ले लेते हैं इक्वल लेंथ के, कि हमारे पास 1 और ये 2, ये हमारे पास दो सर्कल हैं। देखो इक्वल लेंथ के सर्कल हैं, जब हम मेजर करके इनको बनाएंगे तो इक्वल लेंथ के होंगे। तो जो देखो इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होती है और ये रेडियस इसकी होगी। तो ये बोल रहा है कि जो ये इसकी रेडियस है और इसकी रेडियस है, क्या दोनों सेम होंगे। अब हमें ये बताना है, ठीक है। और हमें ये पता, अगर इक्वल सर्कल हैं तो देखो सर्कल इक्वल तभी होते हैं जब वो दोनों को कवर भी कर लेंगे। अगर हम उनको एक साथ रखते हैं तो हमें ये भी नहीं पता लगेगा। देखो जैसे ऐसे मैं सर्कल बनाती हूँ और एक लेंथ मैं ये ले लेती हूँ, इसके ऊपर ही सेम रेडियस हो जाएगी, तो सेम लेंथ होगी तो वो आपस में कवर कर लेंगे। तो देखो यहाँ से अब मुझे नहीं पता लग रहा है कि ये फर्स्ट सर्कल की है सेकंड की, क्योंकि दोनों सेम है। तो हमें यही बताना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो पार्ट 4 है हमारा।
इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो हम लिखेंगे ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। इट इज गिवन दैट, जो टू सर्कल है वो इक्वल है, गिवन दैट टू सर्कल आर इक्वल। इन्होंने पहले बता दिया कि ये दो सर्कल होंगे वो इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर ये दो सर्कल इक्वल होंगे देन देयर सेंटर एंड सरकमफेरेंस। अब मैंने बताया था ना, जब हम उनको आपस में अगर ज्वाइन करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि एक सर्कल है या दो सर्कल हैं। विल कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है कि वो दोनों का अगर हम इकट्ठा रख देते हैं तो उनकी सेम ही लेंथ है, तो हम मतलब वो उसको कवर कर जाएगा। हेंस द रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल। ये हमने ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है इस क्वेश्चन की, पार्ट 4 की। ट्रू, इट इज़ गिवन दैट टू सर्कल्स आर इक्वल। ये हमें गिवन है कि जो दो सर्कल हैं देखो इक्वल हैं, तो इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देयर सेंटर एंड सरकमफेरेंस विल कोइंसाइड एंड हेंस द रेडियाई विल आल्सो इक्वल। ये हमने लिखना है। जैसे अब मैंने बताया भी था, अगर हम ऐसे एक सर्कल ले लेते हैं और अगर वो सर्कल इक्वल हैं तो देखो हमारा सेकंड सर्कल भी क्या होगा, सेकंड सर्कल भी हमारा यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा। ये आ गया हमारा सेकंड सर्कल। देखो हमें पता भी नहीं लग रहा कि एक सर्कल है या दो सर्कल हैं, तो इसका मतलब इनकी रेडियस सेम है, रेडियस तो इनकी सेम है। तो यही हमने प्रूव करना था और शो करके दिखाना था। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 है हमारा इन फिगर 5.9, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर ये इसके इक्वल है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये इसके इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये बताना है क्या ये लेंथ इसके इक्वल होगी। तो चलो इसे लिखेंगे। अब हमें ये पता है, जब एक चीज़ देखो, अगर ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर देखेंगे कि नोटबुक में कैसे लिखते हैं। अगर मैं देखती हूँ 5 सेंटीमीटर हमारी ए बी है और पी क्यू भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, और जो एक्स वाई है वो भी 5 सेंटीमीटर है, और मैं अगर बोल दूँ कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और फिर मैं बोल देती हूँ कि पी क्यू जो है वो इक्वल एक्स वाई के और इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर के, तो देखो यहाँ से हमारे जो ए बी हैं और एक्स वाई हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि देखो एक्स वाई 5 सेंटीमीटर है और ए बी भी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम ये हो गया हमारा इक्वल है। और हमारी बुक में एक अजम्पशन भी दी गई है, जो फर्स्ट अजम्पशन है वो यही बोल रही है कि अगर जो दो चीज़ हमारी इक्वल हैं और वो अलग सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो तीनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब हम इसमें लिखेंगे, अजम्पशन का ही यूज करके हम लिखेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू इससे समझ गए होंगे। अब हम लिखेंगे ट्रू, पार्ट 5 है हमारा। ट्रू, इट इज़ गिवन दैट ए बी एंड एक्स वाई are two terminated lines and both are equal to a third line PQ, to a third line PQ। ठीक है, इसमें शायद कैपिटल से डिनोट है तो हम कैपिटल से ही कर लेते हैं पी क्यू। देखो हमारा पी क्यू है। नेक्स्ट है, और हमने ये बताया जो हमारी बुक में फर्स्ट अजम्पशन दी गई है यूक्लिड की, जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ये बोल रही है अगर दो चीज़ इक्वल है सेम थिंग के तो जो अनदर थिंग है वो उसी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड्स
फर्स्ट अजम्स स्टेट्स दैट, क्या कहती है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर वो सेम थिंग के इक्वल होते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हमारी अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन है यूक्लिड की, तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द लाइन्स AB and XY will be equal to each other। यहाँ से हमारा आ गया कि जो AB है वो XY के इक्वल हो जाएगी। आपको इसमें ये स्टेटमेंट ज़रूर डालनी है, या फिर इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। देखो ये हमारा है पार्ट 5 क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें हमने प्रूव कर दिया कि जो लाइन फर्स्ट है वो थर्ड के इक्वल हो जाएगी। कब? जब देखो, जब तीन थिंग हमारी इक्वल दे रखी हैं, तो जो वो फर्स्ट और लास्ट है वो अनदर जो आपस में होंगे वो इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है, बीच में स्टेटमेंट का यूज करना है, तो आपको ये अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, give a definition for each of the following term as there other terms that need to be defined first. What are they and how might you define them? अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना, सबसे पहले तो जो टर्म दी गई है, देखो ये टर्म दी गई है, अब इनकी हमें डेफिनेशन देनी है। गिव ए डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब बोल रहा है कि अगर हम जैसे पैरेलल लाइन बता रहे हैं, तो क्या हमें पैरेलल लाइन से पहले किसी और चीज़ के बारे में डिफाइन करना चाहिए। वट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। इसका मतलब अगर मैं आपको पैरेलल लाइन पढ़ा रही हूँ, मान लो मैंने बता दिया ये पैरेलल लाइन है, तो क्या मुझे इससे पहले कुछ बताने की ज़रूरत है जो इसमें यूज हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन लिखेंगे हम सेकंड का पार्ट फर्स्ट, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि कौन सी होती है। अब हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पैरेलल लाइन ये होती है जिनका जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो इक्वल रहता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस देखो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हमें ये बताना कि इसमें हमें किस चीज़ की डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। इफ़, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। देन देयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो वो कौन सी लाइन हो जाएंगी, हमारी पैरेलल लाइन हो जाएंगी, जिनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऑलवेज सेम होता है। वो कांस्टेंट का मतलब चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखो अगर मैं पैरेलल लाइन ले लेती हूँ तो इनके बीच का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर ही हो, ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बट जो डिफरेंस होगा फिर वो सेम रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमें क्या लिखना होगा कि हमें ये बताना, देखो ये तो होगी डेफिनेशन पैरेलल लाइन की, कि जो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं और जो उनका बीच का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसकी एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। देखो और, या आप लिख सकते हो इन अदर वर्ड्स, तो फिर लिखना है द लाइन्स
विच नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि जो आपस में कभी भी ज्वाइन नहीं करती, इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी ज्वाइन नहीं करती, कट नहीं करती एक दूसरे को, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो कौन सी लाइन हो जाएंगी हमारी? पैरेलल लाइन। इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों ही बड़ी आसान है, फर्स्ट और सेकंड। आप दोनों को यूज भी कर सकते हो और वन को भी यूज कर सकते हो इसमें। अब हमें बताना है, देखो हमने डेफिनेशन तो दे ली, अब है आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब देखो क्या हमें कोई टर्म को पहले से डिफाइन करना चाहिए? अगर हम इस टर्म को समझाते हैं तो हम लिखेंगे टू डिफाइंड पैरेलल लाइंस। अगर हमें पैरेलल लाइंस के बारे में बताना है तो वी मस्ट नो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अबाउट पॉइंट, हमें पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, लाइंस क्या होती हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होता है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये टर्म ऐसी हैं जिनका हमें पता होना चाहिए किससे पहले? पैरेलल लाइन से पहले। अब हम यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो ये हमारी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ये ऐसे भी पैरेलल लाइन हो सकती है, ये भी हमारी पैरेलल लाइन है। जिनके बीच का डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो ये आपस में पैरेलल हैं और ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस देखो आगे तो कैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। तो जो ये लाइन होंगी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो बच्चे को इसके लिए हमें सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट ये होते हैं। लाइंस क्या होती हैं? ये लाइंस होती हैं। अगर हम बच्चे को यही नहीं बताएंगे कि लाइन क्या होती है तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उससे आगे क्या है? तो सबसे पहले इसके लिए बेसिक क्या होना चाहिए? पॉइंट का पता होना चाहिए, लाइंस का, और डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो अब मैंने बताया कि ये इसके बीच का डिस्टेंस है, तो बच्चे को पहले ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस होता क्या है, यानी कि जो इनके बीच का गैप है, दूरी है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट होता जिस पे मीट करती, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पैरेलल लाइन में है इसके बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये तो था हमारा पैरेलल लाइन, ये तो हमने कर लिया। इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और बताना था कि इन टर्म्स को हमें पहले डिफाइन करना चाहिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले इसके बारे में पता है या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमें परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब होता है, जैसे देखो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो एंगल होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री का। जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे और एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। देन दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन परपेंडिकुलर लाइन की। अब हमें क्या डिफाइन करना चाहिए इससे पहले? तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है। देखो लाइन का हमें पता होना चाहिए, और जो एंगल होता है वो क्या होता है। अब बच्चे सोच रहे हैं देखो ये होता है, ऐसे एंगल होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बारे में बच्चे को पहले से ही पता होना चाहिए कि एंगल कौन से एंगल होते हैं, कैसे होते हैं। तो इससे पहले बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए एंगल की, ठीक है। और एक हमें पता होना चाहिए कि लाइन और एंगल क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फिगर देखो ऐसे बनेगी, ऐसे हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। अब देखो ये इंटरसेक्ट भी कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओ पॉइंट पे जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये आ गया हमारा। यहाँ पे देखो जो एंगल होगा
ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और कितने पे कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये जो लाइन्स होंगी ये क्या होंगी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन और ये इसकी ऐसे फिगर बनेगी। जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, अपने 90 डिग्री के एंगल को ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, देखो ऐसे बना के और स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और जो सिंपल एंगल होते हैं उसे ऐसे आर्क, जो हमारी ऐसे आर्क होती है ऐसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, पार्ट 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने पहले भी बता दिया है, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बताती हूँ। पार्ट 3 है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जब एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले बच्चे को क्या आना चाहिए, टू डिफाइन ए लाइन सेगमेंट वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होती है और लाइन क्या होती है। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, क्या है लाइन सेगमेंट, और इसके जो पॉइंट होंगे वो एंड पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट तो होती नहीं है, ये तो होती है फिक्स होती है कि जितनी बोल दी कि इतनी लाइन सेगमेंट है तो वो फिक्स होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में या लाइन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4 रेडियस ऑफ ए सर्कल। पार्ट 4 है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल में क्या होता है, जैसे कोई सर्कल होता है, अब इसका सेंटर होगा और इससे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये होती है, देखो इतनी लाइन जो होगी ये होगी रेडियस, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। जैसे देखो ये सेंटर के, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, और जो सर्कल पे कोई भी पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, जो ये होता है ये इसकी क्या होती है रेडियस, और ये क्या होगी सेम, क्योंकि देखो सर्कल का तो सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, यही हमें बताना था डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। जो सर्कल के ऊपर लाइन, जो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा और जो सेंटर होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है हमारा रेडियस। और हम इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं आर से। आर कैपिटल भी ले सकते हैं और स्मॉल भी, ये इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर या शॉर्ट आर से। टू डिफाइन द रेडियस ऑफ ए सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल। जब हमें रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में बताना होता है या हमें ये जानना होता है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है और सर्कल क्या होता है। इसकी फिगर देखते हैं, फिगर हो जाएगी ये, देखो ये हमारा सेंटर है, कोई भी सेंटर ले लेते हैं ओ, तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये होती है हमारी आर, आर रेडियस। ठीक है, अब ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगी हमारी आर, और ये जो ये सेम होगी क्योंकि सेंटर तो हमारा एक ही है। अब हमने यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस लेके प्रकार से ऐसे ही तो ड्रॉ किया है सर्कल। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ होगी वो सेम होती है हर पॉइंट पे, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है वहाँ से हमारी रेडियस क्या होगी सेम। और जो हमारी, अगर हम इस रेडियस को दोनों सर्कल के पॉइंट पे मिला देते हैं, देखो एक पॉइंट सर्कल पे यहाँ है और एक यहाँ, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है डायमीटर। अब देखो डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस होंगी, एक रेडियस ये है हमारी और एक ये है। ठीक है, देखो एक रेडियस तो हमारी ये हो गई और एक ये है, तो डायमीटर होता है 2r के इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। अब हम स्क्वायर के बारे में देखते हैं डेफिनेशन। पार्ट 5 है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है ये क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी क्या होती है 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स को हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से एक टाइप क्या है स्क्वायर, और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड अदर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है स्क्वायर के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी साइड्स की वो सब इक्वल होगी, एंड ऑल एंगल्स आर सेम, जिसकी इक्वल लेंथ भी इक्वल होगी
और जो हमारे एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या होते हैं, जितनी लेंथ होंगी वे सभी इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होंगे, और उनको क्या बोलते हैं, एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री। और हमें स्क्वायर को जानने से पहले किसके बारे में जान लेना चाहिए कि साइड्स क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। और अब हम देखते हैं स्क्वायर की फिगर। ये होगी हमारी स्क्वायर की फिगर। देखो ये होते हैं जो एंगल होंगे ना, ये 90 डिग्री के होंगे। और जो देखो ये लेंथ होती है हमारी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये भी हमारी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये चारों साइड क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 4 की होगी और ये भी 4 की। हमारा क्या हो जाएगा फिर, स्क्वायर, जिसकी क्या होंगी, 4 साइड्स इक्वल होंगी, 4 साइड्स इक्वल एंड ऑल 4 एंगल इक्वल, जिसके चारों एंगल इक्वल होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे चारों। क्योंकि हमें ये पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो ऑल एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो इसका मैंने अगर ये बता दिया कि एक एंगल 90 का और चारों सेम है तो ऑब्वियसली चारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट था 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बड़ा ही सिंपल था। इसमें सबसे पहले ऐसे डेफिनेशन लिख लेनी है आपको, उसके बाद आपको ऐसे बताना कि डिफाइन करने से पहले हमें किस बारे में पता होना चाहिए कि साइड क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एंगल क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।